सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से, जो आपका पेपर 2 है। यहाँ पर हम पेपर 2 से लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए जो यूनिट वाइज चीज़ें हैं, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो प्रीवियस 3 वीडियो में हमने यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को कंप्लीट करा दिया है। आज के अपने इस वीडियो में हम यूनिट फोर्थ को लेकर के बात करेंगे कि यूनिट फोर्थ में किस तरह से बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से पेपर 2 से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। पेपर 2 के लिए, जो कि है लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर है उनके पेपर कंडक्ट कराए जा रहे हैं। 29 मार्च 2023 को आपका पेपर 2 होगा, 27 मार्च 2023 को पेपर 1 था। तो यहाँ पर प्रीवियस वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को कंप्लीट करा चुके थे। ये आपका यूनिट फर्स्ट में ये सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे थे जिनको मैंने कवर करा है। ये है यूनिट 2 का पार्ट। वहीं यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 बुद्धि और क्रिएटिविटी यानी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी पर बेस्ड थी। और आज के अपने इस वीडियो में जो हमारा यूनिट 4 है वो है व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के अलावा भी कई सारे टॉपिक हैं, तो उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम पर्सनालिटी से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी से 2019 के पेपर में जो है क्वेश्चन पूछा था कि व्यक्तित्व के निर्धारक क्या हैं। ये है 2019 का पेपर, ठीक है। और सॉरी, पेपर नहीं है, मतलब क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के निर्धारक क्या है। दूसरा था व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए, व्यक्तित्व आकलन की किसी एक तकनीकी का वर्णन कीजिए। ये 2019 के पेपर में पूछा था। वहीं 2018 के पेपर में पूछा था कि व्यक्तित्व का अर्थ। तो ये सारे जो है प्रीवियस ईयर में पूछे थे। देखिए कितने, 2018 के भी पेपर में पूछा था कि व्यक्तित्व का अर्थ क्या है। फिर 2018 में ही सेकेंड टाइम पूछा था कि व्यक्तित्व के मुख्य निर्धारक कौन से हैं। विद्यालय व्यक्तित्व का प्रमुख निर्धारक है के विशेष संदर्भ में व्याख्या कीजिए। 2017 के पेपर में पूछा था कि व्यक्तित्व के निर्धारक के रूप में वंशानुक्रम का वर्णन कीजिए। वहीं 2017 के पेपर में पूछा था कि व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए, व्यक्तित्व के प्रकार उपागम का वर्णन कीजिए। तो देखिए व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी से 2017 में 2 क्वेश्चन, 2018 में 2 क्वेश्चन, 2019 में 2 क्वेश्चन, ठीक है, पूछा था। तो इस बार भी पूरे चांसेस हैं कि इस क्वेश्चन के आने की। तो इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन के आंसर की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं व्यक्तित्व का अर्थ है परिभाषा। इसको कई सारे प्रीवियस वीडियो में यानी पर्सनालिटी को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, लगभग बहुत सारे वीडियोस में। फिर भी यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है पर्सनालिटी। तो व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द का पर्याय है। पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ नकाब होता है, जैसे ग्रीक नायक नाटक करते समय पहनते थे। मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के रूप एवं गुणों की समष्टि से है। मनोविज्ञान में व्यक्तित्व बाह्य आवरण और आंतरिक तत्व दोनों का गतिशील सम्मिश्रण है, जो कि पर्यावरण के प्रभाव से बराबर बदलता रहता है। व्यक्तित्व व्यक्ति का पर्यावरण से अनुकूलन करने का ढंग, व्यक्ति का समस्त व्यवहार पर्यावरण से अनुकूलन करने के लिए होता है। वैलेंटाइन महोदय कहते हैं कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। वहीं गिलफोर्ड कहते हैं कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। आलपोर्ट की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने मनोशारीरिक गुणों के संदर्भ में जो है अपनी चीज़ें बताई हैं। चलिए आगे देखते हैं व्यक्तित्व की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी। तो कई सारी इसकी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। पहली विशेषता है आत्मचेतना, दूसरा है दृढ़ इच्छा शक्ति, तीसरा है निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति। देखिए ये जो पॉइंट है इनके अंतर्गत आप चीज़ें पढ़ लीजिएगा। फिर है सामंजस्य, फिर 5वां पॉइंट है एकीकरण। उसके बाद ठीक है, बस इतने ही पॉइंट थे। आप इन पॉइंटों को ध्यानपूर्वक जो है पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो कई सारे कारक हो सकते हैं। पहला है जैविकी वंशानुक्रम कारक, दूसरा है मनोवैज्ञानिक कारक, तीसरा हो सकता है इसमें वातावरणीय संबंधी कारक। तो ये कारक जितने भी हैं फैक्टर्स आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अंतर्गत आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। उसके बाद आगे भी है
क्या चौथा है सामाजिक कारक यानी सोशल फैक्टर्स, कई सारे हो सकते हैं। सांस्कृतिक कारक यानी कल्चरल फैक्टर्स, इसमें कई सारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये थे कारक। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है वह पूरा हो गया। आगे है कि प्रक्षेपी विधियाँ तकनीकी, तो यहाँ पर इससे संबंधित व्यक्तित्व मूल्यांकन की प्रक्षेपी विधियाँ क्या हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा था 2021 के पेपर में, यानी जस्ट प्रीवियस ईयर का ही ये पेपर है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। तो देख लेते हैं प्रक्षेपी विधि तकनीकी क्या है। तो यहाँ पर प्रक्षेपी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रायड ने किया। प्रक्षेप का अर्थ है अपनी बातों, विचारों, भावनाओं, अनुभवों को स्वयं ना बताकर अन्य उद्दीपक या पदार्थ के माध्यम से व्यक्त करना। आगे दिया है कि प्रक्षेपी तकनीक की मान्यता है कि इस प्रकार की अभिव्यक्ति में विषयी अपनी पसंद नापसंद, विचार, दृष्टिकोण, आवश्यकता आदि को चाहे अनचाहे अपनी प्रतिक्रिया में जो है अभिव्यक्त कर देता है और यह परिस्थिति पर आरोप कर देता है। ये सारी चीज़ें इसके संदर्भ में दी गई हैं, तो ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। इसमें देखिए जो परीक्षण बताए गए हैं इस कार्य हेतु पूर्ति परीक्षण, शब्द सहचर्य परीक्षण, TAT, रोशा जो है इंक ब्लॉक टेस्ट जो है उसको बताया है। आगे है प्रक्षेपी तकनीकी द्वारा प्राप्त परिणामों की वैधता उच्च होती किंतु विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी का जो है इसमें अभाव रहता है। विश्लेषण में सावधानी, ये सारी चीज़ें जो इसमें देखने को मिलती हैं। फिर है आगे जो अगली हेडिंग हमारी की प्रक्षेपी तकनीकी का वर्गीकरण, तो इसमें रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट आ जाता है। रोशा इंक ब्लॉक जो है हरमन रोशा द्वारा सन 1900 में दिया गया और रोशा ने मानसिक असामान्य लोगों के साथ काम किया। अनुभव, इसमें जो है 10 कार्ड में 5 कार्डों के धब्बे जो है काले और सफ़ेद रंग के, 2 काले और लाल और बाकी 3 में अनेक रंग के धब्बे। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा, इसका परीक्षण कई तरह से है। ठीक है, इसको पढ़ने में टाइम लगेगा, आप इन्हें देख लीजिएगा। रोशा ध्यायी शाही धब्बा वाला, इंक ब्लॉक टेस्ट वाला। फिर है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसे हम TAT यानी थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट कहते हैं। तो इसे TAT कहते हैं। इस विधि का निर्माण मार्गन तथा मुरे ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो बता रहे हैं, इन्हें आप पढ़ के जाइएगा। मुरे ने 1935 में इसे किया। इस विधि में कुल चित्रों की संख्या 30 है, जिनमें 10 पुरुषों के लिए, 10 स्त्रियों के लिए, 10 दोनों के लिए। इस प्रकार जब व्यक्ति पर इनका प्रयोग किया जाता है तो 20 चित्रों को कार्य में लिया जाता है, जिनमें एक खाली कार्ड भी होता है। प्रायः 20 की जगह एक समय में 10 कार्ड प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनमें से एक कार्ड रिक्त होता है। ठीक है, परीक्षण के लिए चीज़ें बताई गई हैं, तो इन्हें आप देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट आता है चिल्ड्रंस एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसे आप CAT कहते हैं। और CAT जो है वह लियोपोल्ड बैलक दिया है, मैं ब्लैक पढ़ रही थी। लियोपोल्ड बैलक द्वारा इसे विकसित किया जाता है। 3 से 10 वर्ष से आयु के बच्चों के लिए उपयोगी होता है। देखिए, ये जितने भी टेस्ट यहाँ पर हम बता रहे हैं, यहाँ पर ये CTET और UP टेट से मान के चलिए इसमें 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जितने भी यहाँ मैं बता रही हूँ। उसके बाद शब्द सहचर्य परीक्षण यानी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इस परीक्षण में निश्चित संख्या में से एक चयनित शब्द शामिल किए जाते हैं, जो परीक्षक द्वारा क्रम से कम समय में एक शब्द से बोले जाते हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट जो है आप जो है पढ़ लीजिएगा खुद से। वाक्य पूर्णता परीक्षण, उसके बाद आलेखन परीक्षण, ये सारे टेस्ट हैं। ठीक है, आगे भी हैं चित्र मिलान परीक्षण करके दिया है। तो ये सारे जो है प्रक्षेपी तकनीकी के जो सारे टेस्ट हैं उनको बताया गया है। उसके बाद प्रक्षेपी तकनीकी यानी प्रोजेक्टिव टेक्निक के लाभ क्या हैं, तो कई सारे लाभ हैं। पहला है प्रक्षेपी तकनीकी व्यक्तिगत मामलों का आकलन करती है। दूसरा है इस तकनीकी का उपयोग दुर्व्यवहार और उपेक्षित बच्चों के इलाज के लिए किया जाता है। व्यक्ति अपने ज्ञान के बिना छिपी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करता है। प्रक्षेपी तकनीकी का उपयोग परामर्श प्रक्रिया में किया जाता है। ये सारे पॉइंट हैं। उसके बाद प्रक्षेपी तकनीकी की कुछ लिमिटेशंस या सीमाएँ हैं। जैसा पहला है, इसमें जो है उच्च प्रशिक्षित साक्षात्कारताओं तथा कुशल व्याख्याताओं की आवश्यकता होती है। उसके बाद यह एक महंगी विधि है, इसमें निर्गत परिणाम मान्य नहीं होते। सारी चीज़ें इसकी लिमिटेशंस
में बताई गई, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर बेनिफिट्स और लिमिटेशन ये दोनों हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है मेंटल हाइजीन एंड हेल्थ पे। तो इससे संबंधित 2021, 2018, 19 सब में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन पूछा था कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने का उपाय बताइए। 2021 के पेपर में पूछा था, वहीं 2018 के पेपर में पूछ लिया था कि मानसिक स्वास्थ्य के सिद्धांत कौन कौन से हैं। वहीं 2019 के पेपर में पूछा था कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की क्या विशेषताएं हैं। 2018 में 2 क्वेश्चन आए थे कि मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वच्छता से आप क्या समझते हैं, किस तरह से शिक्षक एक बालक के अच्छे स्वास्थ्य को संवर्धित कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके, और ये आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे, इनसे आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वहीं देखिए 2017 में भी इससे क्वेश्चन आया था कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो लगभग 4 से 5 सालों के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, तो ज़रूर से ज़रूर इस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो दोस्तों अगर हम मानसिक स्वास्थ्य के अर्थ की बात करें तो मीनिंग ऑफ मेंटल हेल्थ की बात करें तो WHO के अनुसार रोग या दुर्बलता का उपचार शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक तरीकों से अच्छी तरह से किया जा रहा है। और आगे दिया है कि मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करने में यह कहा जा सकता है कि इससे एक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का पता चलता है या आत्मविश्वास आता है कि वे जीवन के तनाव के साथ सामना कर सकते हैं, उत्पादन कार्य तथा स्वयं या अपने समुदाय जो है के लिए योगदान करने में क्षमता कर सकते हैं। इनकी परिभाषाएं अलग अलग ऑथर्स ने दी है। लॉडेल कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के आधार पर पर्यावरण हेतु पर्याप्त समायोजन करने की क्षमता है। कुपुस्वामी बताते हैं, ठीक है, सबने अपने अपने शब्दों में है मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित किया है। चलिए आगे देखते हैं एकीकृत व्यक्तित्व एवं मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। तो पहला है, वह व्यक्ति संतोषी और प्रसन्नचित्त रहता है और भय, क्रोध, प्रेम, द्वेष, निराशा, अपराध, दुश्चिंता आदि आवेगों से व्यथित नहीं होता है। वहीं अगले पॉइंट की बात करें तो वह अपनी योग्यता और क्षमता को ना तो अत्यधिक उत्कृष्ट और ना ही हीन समझता है। वह अन्य पुरुषों के प्रति रुचि और विश्वास रखता है और साझा समझता है कि अन्य भी उसके प्रति रुचि और विश्वास की भावना रखे। तो ये है मानसिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञों की व्यवस्था अनुसार सुदृढ़ मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण, और कई सारे पॉइंट हैं, लगभग 11 पॉइंट, तो इन्हें जो है एक नज़र से आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति कौन से होते हैं। अभी तो हमने मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं पढ़ी, अब अस्वस्थ व्यक्ति कौन कौन से होते हैं। तो पहला, ऐसे व्यक्ति जो मनोदशा विकार के अनुभवों से ग्रसित होते हैं, उनके मनोभाव दीर्घकाल या प्रतिबंधित हो जाते हैं, वे व्यक्ति किसी एक मनोभाव पर स्थिर हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। मित्रों कार्यों से पीछे हटना, थकान, कम ऊर्जा या नींद न आने की समस्या, दैनिक समस्याओं या तनाव से निपटने में असमर्थता, शराबी या नशीली दवाओं के उपयोग की समस्याएं, ये सारी चीज़ें मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं हैं। आगे दिया मानसिक स्वास्थ्य का महत्व क्या है, तो जीवन की गुणवत्ता में सुधार। दूसरा पॉइंट है क्षमता को सुदृढ़ एवं समर्थन प्रदान करना, ये सारे पॉइंट हैं। आगे है कि व्यावसायिक विकार, उचित समायोजन, ये पॉइंट दिए हुए हैं, तो इन्हें आप पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है उसे भी देख लेते हैं। अगला है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के प्रत्यय सिद्धांतों का वर्णन, तो उसे तो हम देख चुके हैं। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वच्छता से आप क्या समझते हैं, किस तरह से शिक्षक एक बालक के अच्छे स्वास्थ्य को संवर्धित कर सकते हैं। 2018 के पेपर में क्वेश्चन पूछा था। तो मानसिक स्वच्छता की अवधारणा की बात करें तो मानसिक स्वच्छता की अवधारणा मानसिक स्वास्थ्य का अवधारणा के समान ही है, ठीक है, सेम वैसे ही सारी चीज़ें हैं इसमें भी। इस क्वेश्चन के आंसर को आप खुद से पढ़ लीजिएगा, अलग से बताने वाली कोई चीज़ इसमें नहीं है, ठीक है। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि मानसिक स्वच्छता व विज्ञान है जो मानव कल्याण से संबंधित है तथा मानव संबंधों के सभी क्षेत्रों में व्याप्त है। मानसिक स्वच्छता के उद्देश्य, तो कई सारे उद्देश्य हैं।
पहला क्या है कि व्यक्ति की क्षमता का अनुभव करने में उसकी सहायता करना। दूसरा है स्वयं तथा दूसरों के लिए आत्मसम्मान विकसित करना। तीसरा क्या है कि व्यक्ति की सीमाओं को समझना और दूसरों की सीमाओं को सहना। चौथा है प्रसन्नता देना। पांचवा है प्रभावी समायोजन करने के लिए व्यक्ति को सक्षम करना। ठीक है, स्वयं को जानने के लिए व्यक्ति को सक्षम करना। ये सारे पॉइंट जो है देखने को मिलेंगे, तो इन पॉइंटों को आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है कि रक्षात्मक युक्तियाँ यानी डिफेंस मैकेनिज्म, तो इसमें से क्या क्वेश्चन है, तो ये है यहाँ पर रक्षात्मक युक्तियों से आप क्या समझते हैं, इनके विभिन्न प्रकार की व्याख्या 2019 के पेपर में। 2017 के पेपर में पूछा था कि रक्षा युक्ति से आप क्या समझते हैं, कि 4 रक्षा युक्तियों को सोधारक जो है व्याख्या दीजिए। ये सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इसका आंसर भी हम एक नज़र में देख लेते हैं। रक्षा युक्तियाँ डिफेंस मैकेनिज्म करके दिया है। ठीक है, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व 3 अंतर संबंधित भागों से निर्मित है, इदम, अहम और परा है। व्यक्तित्व की गतिशीलता मूल प्रवृत्ति के तुष्टिकरण के लिए इद की इच्छाओं और परा अहम द्वारा चाह के बाद सख्त नियमों के अनुसरण के बीच संतुलन बनाने के लिए अहम के सशक्त कार्य द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इसी तरह से फ्रायड के अनुसार रक्षा युक्तियाँ इदम, अहम और पराअहम के बीच विरोधों में आरंभ होता है। ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। ठीक है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। हम देखते हैं रक्षा युक्तियों के प्रकार कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ, यहाँ पर कितने क्या कुछ दिए हैं। तो दमन हो गया, आत्मीकरण हो गया। दमन के बारे में, दमन वह मनोरचना है जिसके द्वारा घातक इच्छाएं, असहनीय स्मृतियाँ और चेतना से अलग कर दी जाती हैं। आत्मीकरण की बात करें तो आत्मीकरण की बात करें तो व्यक्ति समान तथा समुदाय और संस्थानों के आदेशों तथा मान्यताओं के अनुकूल स्वयं को ढालने का प्रयत्न करता है। औचित स्थापना हो गया, क्षतिपूर्ति हो गई। तो ये पॉइंट जो है आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, लेंदी लग रहा है। प्रक्षेपण देख लीजिएगा। ठीक है, प्रत्यावर्तन, प्रतिक्रिया निर्माण, पलायन, ये सारे पॉइंट जो है एक नज़र में आप पढ़ लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको जो है सजेस्ट किया कि आप इसे पढ़ लें। बस इतने ही पॉइंट थे। आगे ये पीडीएफ कंप्लीट हो गई है यूनिट 4 से, और यूनिट 4 में बस इतने ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ के जाना है। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए थे, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी को हमने डिस्कस किया यूनिट 4 के लिए। बाकी यूनिट 1st, 2nd, 3rd आप जो है प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इसी तरह से वहाँ भी यूनिट वाइज क्वेश्चंस कंप्लीट कराए गए हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।